अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ इश्क में मर जावा पार्ट 9। अनाबिया की आंख जब्बार के उठाने से खुली। जब्बार उसे थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पर लेकर जाना चाहता था। आज बर्फबारी नहीं हो रही थी। ये रात बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह देर से ही उठी। जब्बार ने उसे फ़ौरन वॉशरूम भेजा कि जाए और फ्रेश होकर आए। अनाबिया सोए हुए ही वापस आई। उसे शदीद नींद आई हुई थी। जब्बार ने उसे बेड पर बिठाया। नाश्ता मंगवाता हूँ आपके लिए। वो उसकी बात सुनने के बजाय दोबारा बेड पर सो गई। जब्बार ने उसे दोबारा उठा दिया। शहज़ादी, मुझे आपके साथ वॉक पर जाना है, फिर मैंने कुछ काम भी करने हैं। आप चलिए जाएं ना, शाम को चले जाएंगे हम वॉक के लिए। मुझे सख्त नींद आई हुई है, मेरे पास उठने की हिम्मत नहीं। मैं खुद उठा कर ले जाऊंगा आपको। अगर आपके पास रहने की हिम्मत नहीं, कुछ बहुत ख़ास आपको दिखाना है। लाला ने भी आपको बुलाया है, उन्होंने बात करनी है आपसे। जब्बार, प्लीज़ कल चले जाएंगे ना। जब्बार ने उसे उठाकर अपने कंधे के साथ लगाया। लाला का हुक्म हम टाल नहीं सकते, जल्दी करें, बहुत ज़रूरी काम है, आप समझ जाएंगी। उसने रोटी का निवाला बनाकर अनाबिया के मुंह में डाला। आप जानते हैं, घर में अगर मैं जागा करती थी तो भैया ने मुझे कभी नहीं उठाया था। वो लोग मेरी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, मगर यहाँ तो मैं जब से आई हूँ मुझे सही से नींद नसीब नहीं हुई। अनाबिया ने बुरे मुंह बनाते हुए खाना शुरू किया। वापस आकर आप जितनी मर्जी देर के लिए सो जाइएगा, हमारा अभी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनाबिया को ज़बरदस्ती नाश्ता करवाने के बाद उसने ताज को बुलाया, जिसने अनाबिया को तैयार किया। हल्की जामुनी रंग का फ्रॉक जो उसके पैरों तक आता था, उससे बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाथों में खूबसूरत हीरे के कंगन उसने पहन रखे थे, जबकि सर पर अपना खुसूसी ताज और हिजाब कर रखा था। चलिए शहज़ादी, हम पहले ही देर कर चुके हैं। ये जब्बार उसका हाथ पकड़े उसे ख्वाबगाह से बाहर लाया। गौहर भी उनका इंतज़ार कर रही थी, वो भी उनके साथ ही जा रही थी। गौहर, जल्दी चलिए, लाला कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अनाबिया उनके पीछे ही निकली। बाहर जाकर उसने देखा कि कल वाला घोड़ा खड़ा हुआ था। उसके साथ जब्बार के काले रंग का घोड़ा और गौहर के लिए सफ़ेद रंग का घोड़ा था। जल्दी चलें आप लोग, बहुत देर हो गई है, कोई बहुत अहम काम पड़ गया है लाला को। शहज़ादे, मैंने कभी घोड़े पर अकेले सफ़र नहीं किया, परेशान मत हो, मेरा घोड़ा आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहज़ादी, आपका गुलाम आपको कभी गिरने नहीं देगा, मुझ पर बैठ जाइए। घोड़े की आवाज़ अनाबिया और जब्बार दोनों को आई। सुन लिया आपने, जल्दी से बैठ जाइए, हमें निकलना है बस्ती के लिए। ये लोग अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। अनाबिया का घोड़ा गौहर के साथ साथ था, क्योंकि उसे पता था कि किस रास्ते से जाना है, जबकि जब्बार का घोड़ा बहुत तेज़ था। उसके साथ उनके घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। ये लोग ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत से लोग तलवारें लिए हुए खड़े थे। खुदा खैर करे, कहीं से हमला तो नहीं हो गया। गौहर उतरी और साथ ही अनाबिया को भी उतरने में मदद की। गौहर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, कौन हमला करेगा। हमारे यहाँ कबीले में कुछ गद्दार लोग भी हैं, जिन्होंने एक रियासत बना ली है। वो गद्दारी करते हैं तो हमें उनका जवाब देना होता है। इस दफ़ा उनका हदफ तुम हो, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। मेरे पास कोई ख़ास ताकत तो नहीं है गौहर, मेरी जान। इस वक्त जब्बार से तुम्हें जो ताकत मिली है वो तुम जान नहीं सकती। वो एक खुसूसी वक्त पर तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो इतनी ख़ास ताकत है कि जब तुम इस्तेमाल करोगी तो सामने वाला बच नहीं पाएगा। गौहर, मैं तो इंसान हूँ, तो मैं कैसे ताकत रख सकती हूँ। मेरी जान, तुम्हें तुम्हारे शौहर ने ये ताकत दी है। तुम्हारा ताज नीला हो चुका है, उसकी ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो ताकत आ चुकी है। मीर उस्मान उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए, जहाँ पर मीर उस्मान के साथ साद और एक और इंसान खड़ा था। शुक्र है तुम लोग जल्दी ही पहुंच गए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम सबसे। बैठो। लाला, कहीं गद्दार कबीलों ने तो कोई काम नहीं किया। ऐसा ही हुआ है जब्बार, और इस मर्तबा बहुत शदीद हुआ है। वो लोग मगरबी इलाके से हम पर हमला करने आ रहे हैं, हमें तैयार रहना होगा। उनका मकसद शहज़ादी अनाबिया को यहाँ से ले जाना है। तुम जानते हो कि वो इंसानों के कितने बड़े दुश्मन हैं, और शहज़ादी अनाबिया के पास जो ताकत है वो उसे हासिल करना चाहते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे लाला, हम अपनी शहज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। हमें मालूम है छोटे शहज़ादे कि तुम बेहतर तरीके से अपनी शहज़ादी की हिफाजत करोगे, मगर यहाँ मसला कुछ और दरपेश होता है।
जब वो यहाँ पर आएंगे तो हम तो उनसे लड़ रहे होंगे। शहज़ादी को हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। तुम जानते हो कि शहज़ादी अभी अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं हुई और अपनी ताकत को पहचानती भी नहीं है। तुम्हारी भाभी को यहाँ पर बुलाने का मकसद ये था कि कल से हम लोग उनके हमले को रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी भाभी बहुत माहिर है तलवारबाजी और नेज़ाबाजी में। अनाबिया को हर पल आप गौहर के साथ ही रहना है। अनाबिया को हर पल अब गौहर के साथ ही रहना होगा। गद्दार ज़रूर महल पर हमला करने के लिए आएंगे। इस मकसद के लिए हमने महल की जिम्मेदारी साद को दे दी है। शहज़ादी, अब आपको खुद अपने कान और आंखें खुली रखनी होगी। आपने अपने इर्द गिर्द पहचानना है कि कोई किस मकसद से आपके करीब आ रहा है। लाला, ये बात तो ठीक है, मगर आप ये भी जानते हैं कि अनाबिया हमारे लोगों के बारे में भी इतना नहीं जानती। वालिदा और तुम्हारी भाभी उसको सब सिखा देंगी। साद की जिम्मेदारी मैंने लगा दी है कि वो शहज़ादी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक चला जाए। इस दफ़ा हमने इन लोगों को ख़त्म करना है, वरना हमारे लिए मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यानी हमें आज रात ही निकलना होगा? बिल्कुल ठीक समझा तुमने जब्बार। वापस महल जाओ और बाबा को खबर कर दो। महल में बाबा और ये सब लोग होंगे। हमें उम्मीद है कि ये सब ठीक रहेगा। तुम लोग अब जा सकते हो। मैंने तुम्हारी भाभी से कुछ बात करनी है। जैसा आपका हुक्म मेरे लाला। अनाबिया खामोश बैठी हुई थी। उसे तो मालूम ही नहीं हुआ कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। उसका सर चकरा रहा था कि ये कैसे दुनिया में आ गई है जहाँ पर ये सब भी होता है। उसे ये ख्वाबों की दुनिया लगती थी, जैसे एक फेरी टेल जहाँ पर उसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, मगर ऐसा नहीं था। यहाँ पर आकर उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। साद उसको बिल्कुल ठीक कहता था कि शहज़ादी, आप पर डबल जिम्मेदारियाँ हैं। उस्मान इस वक्त अपनी बीवी के सामने बैठे हुए थे। वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे जितनी जब्बार अनाबिया से। शहज़ादे, सब ठीक तो है ना? आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप जानती हैं ना हमारी ज़िम्मेदारी, हम बड़े शहज़ादे हैं। हर चीज़ के लिए हमें सबसे पहले आगे होना पड़ता है। बिल्कुल मेरे शहज़ादे, मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, मगर जब्बार भी तो आपके साथ है। वो भी तो आपकी हर जिम्मेदारी बांटता है। हमें मालूम है कि वो भी हमारे साथ है, मगर हमारे पास उस जैसी ताकत और नीला निशान नहीं। उसका निशान उसकी हिफाजत करता है, मगर हम उस जैसी ताकत नहीं रखते। इसलिए हम आपको आज एक बात साफ बता रहे हैं कि हो सकता है कि हम वापस ना आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप शहज़ादे? आपने इतनी दफ़ा गद्दारों को ठिकाने लगाया है, आपने कभी ऐसी बात नहीं की, तो आज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि इस दफ़ा वो लोग इकट्ठे होकर एक कबीला बनकर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास ताकत तो है, मगर ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। अगर हम वापस ना आए तो हमारी बेटियों की बहुत हिफाजत करिएगा। हमें अपने जाने के बाद इस बात की उम्मीद है कि जब्बार उन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा बढ़कर जान चाहता है, मगर आप अपने आप को संभालेंगी हमारे बाद। गौहर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने शहज़ादे उस्मान के हाथ पर हाथ रखा। शहज़ादे, ऐसी बातें मत करें, आपके सिवा हमारा है ही कौन? शहज़ादे उस्मान अपनी कुर्सी से उठकर आए और उनकी तरफ बढ़े। उन्हें उठाकर अपने सीने से लगाया। आप बड़ी शहज़ादी हैं, इसलिए हम आपको हर चीज़ से आगाह कर रहे हैं। आपको एक शहज़ादी की जिम्मेदारी मालूम है ना? हालात जैसे भी हो, आपको अपनी औलाद और अपने लोगों के लिए खड़ा होना ही होगा। आपका दुख लोगों के दुख से ज़्यादा बड़ा नहीं। शहज़ादे, हम में इतनी भी हिम्मत नहीं। इतनी बड़ी बात मत कहिए, हम इतने ज़्यादा मजबूत भी तो नहीं। हमने आपको आगाह कर दिया है मेरी जान। अब आप लोग महल वापस जाएं। हमने अब तैयारी करनी है। शहज़ादे उस्मान ने उनकी पेशानी पर बोसा दिया, उन्हें जाने के लिए तैयार किया। गौहर बाहर आई तो वो रो रही थी। क्या हो गया गौहर, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं मेरी जान, हमारे लिए फ़र्ज़ हमारी खुशियों से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि हमारी खुशियाँ सिर्फ हमारी ही नहीं, मगर हम बहुत से लोगों की खुशियों का सबब है। हमें इन हालात में मजबूत रहना है। हमें हर हाल के लिए तैयार होना होगा। चलो जल्दी से महल चले, वहाँ भी बहुत सी तैयारी बाकी है। जब्बार पीछे से आया और उनको घोड़ों पर सवार होने का कहा। इस दौरान जब्बार और अनाबिया की कोई बात नहीं हुई। ये लोग सीधा महल की तरफ चले गए। दूसरी तरफ शुजा खान अपनी वालिदा और अपने छोटे भाई के साथ रिश्ते के लिए आफंदी के घर आए थे। इस वक्त ये लोग घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे जब आफंदी खान उनसे मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग काफ़ी देर से आकर बैठे हैं, मुझे ये बताया सरवन ने। आफंदी खान उनसे हाथ मिलाकर मिले और सामने ही सोफे पर बैठ गए। जी, आपको शायद आंसा बेटी
आंसा बेटी ने ही बताया होगा कि आज हम बहुत ख़ास मकसद से आपसे मिलने आए हैं। जी, उसने ज़िक्र तो किया था, मगर इतनी तफसील से नहीं। देखिए भाई साहब, हम बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहते हैं। आप हमारे बेटे को तो जानते ही हैं, हमारी लाफम है और मेरे बाद जायदाद का वारिस मेरा बेटा ही है। इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर ज़माना बैरिस्टर है। आपकी बेटी हमारे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। माफ़ कीजिएगा खान साहब, आपने आने में देर कर दी। हम भी अपनी बेटी का रिश्ता बहुत सालों से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ तय कर चुके हैं। अब तो माशाअल्लाह से शादी होने वाली है। शुजा खान ने उसे किसी ऐसी ही जवाब की उम्मीद रखी थी, इसलिए वो बड़े तहम्मुल से बोले। बच्चे गुज बच्चे गुज़रे को एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। आप समझ रहे हैं ना? फिर आपकी नवासी माशाल्लाह से अब हमारी पोती है। दोनों बच्चों का फैसला है कि वो इनाया का मुस्तकबिल भी संवार लेंगी और अपनी ज़िंदगी भी। माफ़ करिएगा भाई साहब, वो बच्चे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का इल्म नहीं। जब हमारी बेटी इस घर से गई तो हमने उसे सारे ताल्लुक़ तोड़ दिए थे। उसकी बेटी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं कि मेरी बेटी उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए शादी कर ले। आप हमारे घर आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर हम माज़रत ख्वाह हैं, हम आपको रिश्ता नहीं दे सकते। मुझे लगता है आपको सोच लेना चाहिए आफंदी साहब। शुजा खान के छोटे भाई ने उन्हें कहा। मैं सोच समझ कर ही फैसला देता हूँ। आप लोग बैठें, चाय पीजिए, मुझे काम है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। वो वहाँ से उठकर चले गए तो पीछे शुजा खान और उनके भाई खामोशी से बैठ गए। वो जानते थे कि वो शख्स कभी हाँ नहीं करेगा। अब आगे आंसा क्या करने वाली थी, ये सब तो किस्मत का ही फैसला था। है इश्क की गलियों की बेताज बादशाह, क्यों ढूंढते हो तुम अपने महबूब को इन बेचिराग राहों में। कभी देख अपना कल्ब तो मालूम हो तुम्हें, तुम्हारा दिल चिराग इश्क है। अनाबिया इस वक्त गौहर और मलिका के साथ बहुत परेशान हुई बैठी थी। हर तरफ अचानक एक अफरा तफरी मच गई थी। अनाबिया के लिए ये सब नया था, मगर इन सब लोगों के लिए नहीं। ये कोई पहली जंग नहीं थी जो हो रही थी, मगर इस जंग का हदफ शहजादी अनाबिया थी, जो खुद नहीं जानती थी कि वो कितनी अहम है। जब्बार उनके करीब आकर बैठा। अनाबिया, आप ख्वाबगाह में जाए, हम वहाँ आकर आपसे मिलेंगे। हम कुछ देर वालिदा के साथ बात करना चाहते हैं। गौहर, आप बच्चियों को उनके नाना के पास आज ही छोड़ दें। यह हमारे ख़ानदान की अगली नस्ल है, बागी उन्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। आप फ़ौरन जाएं। जब्बार ने अनाबिया और गौहर दोनों को भेज दिया। बड़ी सरदारनी यानी कि दादी साहब इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में थी। जब्बार अपनी वालिदा को कुछ अहम बातों से आगाह करना चाहता था। उस्मान ने हालात काबू से बाहर होने पर उन्हें बुला लिया था, क्योंकि वो अकेले हालात काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सरदार को भी पास बुला लिया। जब्बार थोड़ी देर में निकलने वाला था। मेरी जान, क्या हुआ है? तुमने मुझसे क्या बात करनी है? वालिदा, आपको बताना है कि इस दफ़ा हमला बहुत शदीद हुआ है। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। आप समझ रही हैं ना? क्या कहना चाहते हो तुम? खुल के बात करो मुझसे शहजादे। वहाँ पर बहुत सारे गद्दार आपस में मिल चुके हैं, उनमें से बहुत सारे इंसान भी हैं। शहजादी की अपनी दुनिया से बहुत सारे गद्दार इन लोगों के साथ शामिल हो गए हैं और वो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए पेश है। इसलिए हम एक मुकम्मल फ़ौज के साथ जा रहे हैं। इस दफ़ा एक मुकम्मल जंग होगी। हम नहीं जानते कि हम में से कौन वापस आएगा और कौन नहीं। तो क्या सरदार भी जंग में शामिल होंगे? बिल्कुल। और यहाँ महल में मैं साथ को छोड़कर जा रहा हूँ। अब महल आपके हवाले है। यहाँ का हर फैसला अब आपने लेना है। तुमने अनाबिया को तमाम हालात से आगाह किया है ना? अभी नहीं वालिदा, मैं जा रहा हूँ उसके पास। फिर आप और लोग तैयार हो। मुझे और बाकी फ़ौज को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है, तुम लोग जाने की तैयारी करो और अपनी शहज़ादी से मिल लो। जब्बार उनके पास से उठकर चला गया। महल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई इस बात से परेशान था कि इतने अचानक जंग कैसे हो सकती है। जब्बार का रुख अपने कमरे की तरफ था। वो अच्छे तरीके से जानता था कि अनाबिया के लिए सब कुछ बहुत नया है। ये कमरे में दाखिल हुआ तो अनाबिया के पास ताज बैठी हुई थी, जो उसे कुछ बता रही थी। तख्लिया। जब्बार ने ताज को कहा। वो फ़ौरन उठकर बाहर निकल गई। शहज़ादी, आप ठीक तो है ना? आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। ये कैसी जंग का जिक्र हो रहा है जब्बार यहाँ पर? मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए वो इसलिए ये हमारी दुनिया का उसूल है।
जब आप पर कोई हमलावर होता है तो आपको भी जवाब देना ही होता है। हम कभी जंग में पहल नहीं करते, लेकिन जब हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो हम ज़रूर लड़ते हैं। आपकी दुनिया का भी तो यही उसूल है, हमारी दुनिया का भी यही उसूल है। मगर आपके लाला क्या कह रहे थे कि हमारी वजह से क्यों जंग हो रही है? हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना हमारा किसी से ऐसा कोई ताल्लुक है। जब्बार घुटनों के बल उसके पास बैठा और उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। आपका इसमें कोई कसूर नहीं, बस आप अपनी ताकत से लाइल्म हैं। जिस दिन आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा, उस दिन आपको इल्म हो जाएगा कि आपके लिए जंग क्यों हो रही है। क्या मेरी वजह से मासूम लोग मारे जाएंगे? ये तो ज्यादती है उनके साथ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपके लोग आपकी एक आवाज़ पर आपके आगे जान पेश कर देते हैं, तो फिर आपका भी हक बनता है कि आप उन्हें वफादारी दें। आज वहाँ जंग के मैदान में हज़ारों लोग सिर्फ इस उम्मीद पर लड़ने जा रहे हैं कि उनकी शहज़ादी उनके लिए बहुत कुछ करने वाली है। मुस्तकबिल में जंग पर जाना आसान नहीं। अपने बच्चों को छोड़कर कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो बेवा हो जाएगी, कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हो जाएंगे, और बहनें अपने भाइयों से महरूम। माएँ अपने बेटों को इस उम्मीद पर भेजेंगी कि तुम अगर मर भी गए तो तुम अपनी शहज़ादी के लिए जान दोगे। ये लोग हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं। जब्बार ने उसके हाथ अपने लबों से लगाए और बहुत प्यार से कहा, हमने आपको कहा था कि 21 साल पहले से ये लोग आपके मुंतज़िर है। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि आप कैसी दिखती है। उन्हें बस एक ही बात मालूम थी कि उनकी एक शहज़ादी है जिन्हें उन्होंने अपनाना है। वो आएंगी और उनकी सल्तनत को संवार देंगी। जब्बार ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था जब अनाबिया ने सवाल किया, क्या आप भी जंग में जा रहे हैं? आप भी हमसे अलग हो जाएंगे? अनाबिया ने उस पर इतनी खूबसूरती से सवाल किया कि जब्बार उठा और उसके पास आकर बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। जी मेरी जान, मुझे भी जाना ही लाजमी है। आपको मालूम है कि हम शहजादे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फ़ौज में सबसे आगे रहें। यहाँ महल में हो सकता है कि वो लोग हमला करें। आपको हर तरीके से ख़ुद को मजबूत करना होगा। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपने सिर्फ हमें याद करना है। उस पल आपको अपने रब पर भरोसा होना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता और ईमान कामिल होगा तो आपके आगे आने वाला हर मसला खुद ही हल हो जाएगा। अनाबिया ने उसके सीने से लगे हुए ही उससे एक और सवाल किया। उसका एक हाथ जब्बार के धड़कते दिल के साथ था। तो क्या आपको मुकम्मल यकीन है कि आप ये जंग जीत जाएंगे? बिल्कुल, हमें मुकम्मल यकीन है कि हम ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका साथ हमारे पास है। आप अभी हमारी फ़ौज को रुखसत करने के लिए हमारे साथ आएंगी। आपने उनका हौसला अपने लफ्ज़ों से बढ़ाना है, और हमें यकीन है कि आप उन्हें बहुत मोहब्बत से इस सफ़र पर रवाना करेंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? हमारा तो यहाँ कोई नहीं अपना, हम क्या करेंगे जब्बार? जब्बार ने उसे खुद से अलग किया और आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आप हमें खुद जंग के लिए भेजेंगी और हमारा इंतज़ार करेंगी। अगर हम इस जंग में हार भी जाए या वापस ना आए तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों के लिए आपने ज़िंदा रहना होगा। हम आपसे इस बात का अहद लिए जाते हैं कि हम वापस आए या ना आए, मगर आपने अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना है। हम में इतनी हिम्मत नहीं, हम पहले ही अपनी दुनिया छोड़कर आपके पास आए हैं और आप ऐसी बातें करके हमारा दिल दुखा रहे हैं। हम आपका दिल हरगिज़ नहीं दुखा रहे मेरी जान। आपने जब शहज़ादी होने का अहद लिया था तो उसके साथ हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को हमारे साथ खड़े होकर निपटाने का वादा भी तो किया था। उस अहद के तहत अब आप हमारे होने ना होने के को देखे बगैर हमारे लोगों के लिए खड़ी रहेंगी। जब्बार, आप मत जाइए ना, हम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि हमारी वजह से बहुत सारे लोग मुसीबत में हैं। जब्बार ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। मेरी जान, मेरी शहज़ादी, मेरी ज़िंदगी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब आप एक आम इंसान नहीं, आप शायद जानती नहीं कि अब आप एक इंसान ही नहीं, अब आप एक शहज़ादे की बीवी है। मैं अब एक जिनज़ादे की बीवी हूँ। आप साथ में ये भी बोल दीजिए। ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि हम जिनज़ादे हैं या इंसान हैं। आपने अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। आप बहुत मजबूत हैं, आने वाली हर मुसीबत को आप फेस कर सकती हैं मेरी जान। ये जो नीला निशान है ना, ये बहुत वजूहात की वजह से है। एक लड़की की कलाई पर ये आता है, ये आपके हाथ पर आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल है। शहज़ादे, आप निकलने वाले हैं? जी हाँ, हम जाने वाले हैं। चले उठिए, जाइए, हमारा लिबास लेकर आइए।
उसने बदहम से अनाबिया के लब चूमे और बहुत देर अपनी पेशानी उसकी पेशानी से लगाए रखी। अनाबिया उठी और जब्बार का जंगी लिबास ले आई। जब्बार की तलवार भी ले आई। ये जब्बार की तरफ देख रही थी, जिसने इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंगी लिबास पहना हुआ था। शहजादे, आप जानते हैं, हमें आपको देखकर यूँ गुमान होता है जैसे हम किसी पुराने दौर की मलिका है जो अपने बादशाह को जंग पर भेज रही है। हमारे यहाँ ज़्यादातर फिल्मों में ही ऐसा किरदार बाकी रह गया है। मेरी जान, ये फिल्मी दुनिया नहीं, हकीकत है, और हकीकी शहजादी है आप। जब्बार ने आखिरी दफ़ा खुद को आईने में देखा और अनाबिया का हाथ थाम कर महल के वसत में ले आया। मलिका, दादी जान और गौहर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। बहुत सारे मुलाजिम भी उनके पीछे खड़े हुए थे जो शहजादे को जंग पर भेजने के लिए आए थे। जब्बार बारी बारी सबसे मिला। वालिदा, आ जाए आप भी बाहर, हम निकलने वाले हैं, सबको अल्लाह हाफिज कर दीजिएगा। घर की तमाम औरतें बाहर आई। महल के दरवाजे के आगे साद खड़ा हुआ था। जब्बार ने अनाबिया का हाथ पकड़ा और उसे आगे लाया। अपने लोगों को तसल्ली दीजिए कि आप उनके ख़ानदानों को अपनी जान और अपने घर वालों से भी आगे रखेंगी। अपने लोगों को ये तसल्ली दीजिए कि अगर वो अपने घर वालों को आपकी खातिर छोड़ कर जा रहे हैं तो आप उनकी मुहाफ़िज़ हैं। हमारे महल की बाकी औरतों के पास वो ताकत नहीं जो आपके पास है। ये तब ही तसल्ली में होंगे जब आप आकर उन्हें तसल्ली देंगी। जब्बार ने अनाबिया के कान में सरगोशी की और उसे अपनी फ़ौज के सामने लेकर आया, जो उसे देखते ही अपने घुटनों के बल गिर से गए और उसे बहुत इज्जत से नवाजा। साथ पीछे ही खड़ा था। इस लम्हे अनाबिया को एहसास हुआ कि उस पर कितनी बड़ी और भारी जिम्मेदारी है। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये जो भी मखलूक है, ये उसके लिए लड़ रहे थे। अब ये उनके मामले में जवाबदेह है। अनाबिया का हाथ छोड़कर जब्बार पीछे हो गया। मेरे लोगों, मुझे आज मालूम हुआ कि तुम लोग अपने घर वालों को छोड़कर मेरे लिए जा रहे हो। मेरी ऐसा कभी कोई चाहत नहीं थी कि मेरी ज़ात से किसी को भी कोई तकलीफ़ पहुँचे, मगर अब जब हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है तो हमें उसका जवाब देना ही होगा। मेरा तुम सब से ये एक वादा है कि तुम सब का ख़ानदान आज से मेरा ख़ानदान है। तुम लोग चाहे जो भी मखलूक हो, आज से तुम मेरे घर वाले हो। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं और तुम्हारी बहनें मेरी बहनें। तुम्हारी माएँ मेरी अपनी माँ जैसी है। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। तुम लोगों के घर वाले अब मेरे हैं। जब तक ये साथ बाकी रहेगा, तुम लोगों के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। शहजादी जिंदा और सलामत रहे। हर तरफ शोर गूंज गया। अनाबिया को ये गुमान हुआ कि ये सब हकीकत नहीं, मगर ये सब हकीकत ही है। सारी फ़ौज अपने अपने घोड़ों पर सवार हो रही थी। मलिका सब बच्चों के साथ अंदर जा चुकी थी। जब्बार अनाबिया की तरफ मुड़ा। शुक्रिया मेरी शहजादी, आज आपने ये बात साबित कर दी कि आप हमारे लोगों से कितनी मुखलिस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम जब वापस आएंगे तो आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। जब्बार उसके करीब आया और उसे खुद में समो लिया। बहुत देर तक उसी तरह खड़े रहने के बाद जब्बार ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फ़ी अमान अल्लाह मेरी शहजादी, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे शहजादे। जब्बार का हाथ अनाबिया के हाथ से अलग हुआ। आज हकीकत में अनाबिया ने इस दुनिया को अपना मान लिया था। दूसरी तरफ तैमूर ने अंसा को कॉल की उसे बताने के लिए कि उसके वालिद ने इनकार कर दिया है। शादी से उन दोनों को ये बात पहले ही पता मालूम थी कि आफंदी खान कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसीलिए अंसा ने उसके सामने ये ऑप्शन रखा था, जिस दिन वो शादी से इनकार करेंगे उसे वो अपना घर छोड़ देगी और फिर वो दोनों शादी करेंगे। तैमूर के वालिद को इस बात का इल्म था कि वो इनकार ही करेंगे, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को इजाज़त दे दी थी कि वो दोनों शादी कर लें। हंसा कमरे से निकलते हुए सीढ़ियाँ उतरकर अपने वालिद के कमरे में आई। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे क्या बात करनी है। आज तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है, अपने आप को तैयार कर लो। माफ़ कीजिएगा बाबा जान, मगर मैं एक बालिग लड़की हूँ। मुझे अपनी मर्ज़ी की शादी करने का पूरा हक दिया गया है और मैं आपकी बिजनेस पार्टनर से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। अपनी बहन की तरह तुम भी मेरे फैसले के खिलाफ जाती हो। ये बात याद रखना कि अगर मेरे खिलाफ जाकर तुमने कोई भी फैसला किया तो तुमसे मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। कैसा रिश्ता बाबा जान? मुझे ऐसे खोखले रिश्ते की ज़रूरत नहीं कि आप अपनी बेटी की निशानी को अपना नहीं मान रहे। सिर्फ इस जिद में उसने उस शख्स से शादी की थी जिससे आपको नफरत थी। वो आप जैसा रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी जैसा आप हमारी माँ के साथ सलूक करते थे। उनको भी अपना पसंद
उनको भी आप नापसंद करते थे ना। दादा ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी आपकी, जिसका बदला आपने हमसे लिया। आफंदी खान निहायत गुस्से में थे और एक तमाचा उसके चेहरे पर मारा। तुम्हें मैंने इस बात का हक नहीं दिया कि मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल जवाब करो। जो मामला था वो मेरा और तुम्हारी माँ का था। इसमें तुम लोगों का अमल दखल हरगिज़ नहीं। तुम्हारी और तुम्हारी बहन हमेशा मुझे लोगों के सामने जलील ही करवाते रहे। उसने मरकर भी मुझे लोगों के सामने जलील ही करवाया है। ऐसा नहीं है बाबा जान। अगर आपको याद हो तो जिस शख्स से आप उसकी शादी करना चाहते थे वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी बेटियों की कुर्बानी देते हैं। क्या ये रिश्ता है बाप का? अगर ऐसा रिश्ता है तो मुझे नहीं चाहिए बाप का ये रिश्ता। वो उसको अच्छी ज़िंदगी देता, अगर एक घर देता, ऐसे उसकी बच्ची यूं पराए घर में ना जलील हो रही होती। उसके अपने होते जो उसको संभाल लेते। अब भी उसको उसके अपने ही संभाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो अपनों के दरमियान नहीं, वो पराया शख्स जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो उसको अपनी औलाद की तरह चाहता है। और आप उसके नाना होने के बावजूद एक दुश्मन से भी बुरा सलूक कर रहे हैं। मगर आप समझ लीजिए कि मैं उसे हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगी तुम अब? हाँ, मैं आपकी ये शान और शौकत छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आज ही मैं उस शख्स से शादी कर लूँगी। ये बात आप भी सुन लें। उसकी बात पर आफंदी खान ने नज़र उठाकर घूर कर उसे देखा। ये उनकी बेटी, वो बेटी थी जिसने आज तक कभी उनके खिलाफ जाकर कोई बात नहीं की थी। जिस दिन उसकी बहन की वफात हुई थी उस दिन भी उसे यहाँ से जाने नहीं दिया गया था और उसने बाप के हर फैसले के आगे अपना सर झुका लिया था। मगर आज वो अपनी बेटी की आंखों में एक चमक देख रहे थे जो पहले कभी नहीं थी। जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर फैसले करते हैं उनकी ज़िंदगी कभी भी बेहतर नहीं रहती। माँ बाप को छोड़कर फैसले करने वाले लोग हमेशा रुसवा ही होते हैं। तो उन माँ बाप का क्या बाबा जान, जो अपनी ही औलाद को पैसों के हवस में बेच देते हैं? आप अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते थे बल्कि उन्हें पैसों के लिए बेचना चाहते थे। आप जानते हैं जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं हर रात उसके बिस्तर पर एक अलग लड़की होती है। आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारूं जिसकी ज़िंदगी में सिवाय एक शोपीस के मेरी कोई अहमियत ही ना होगी। मुझे ऐसे शख्स के साथ रहने से ज़्यादा मौत मंजूर है। आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि मुझे मेरे हुकूक याद करवाना शुरू कर दो। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें पाला बड़ा किया, इसका सिला तुमने मुझे ऐसे दिया? मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ बाबा जान, मगर आप ये बात याद रखना कि अगर औलाद अपने फ़राइज़ अदा नहीं करती तो वो गुनहगार कहलाती है। मगर जब माँ बाप औलाद के साथ ज़्यादती करते हैं और उनके हुकूक अदा नहीं करते तो वो भी गुनहगार ही कहलाते हैं। उनके साथ भी वही मामला होगा जो उस शख्स के साथ होता है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है। हमेशा पैसा और दौलत ही औलाद की ज़रूरत पूरी नहीं करती। अच्छी तरबियत और माँ बाप का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि औलाद को सुबह उठाया, उसे खिलाया, उसे तालीम हासिल करने भेजा और उसकी अच्छी जगह शादी कर दी। औलाद तो माँ बाप का साथ चाहती है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि देखे कि औलाद को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप को समझे, याद रखे। औलाद वैसा ही माँ बाप के साथ सलूक करती है जैसी उसकी तरबियत होती है। तो फिर बाद में शिकायत कैसी बाबा जान? आफंदी खान खामोशी से अपनी बेटी को देख रहे थे। याद रखो, आज तुम इस दहलीज से कदम बाहर निकालोगी तो तुम्हारे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। जगह मेरे लिए पहले भी कभी नहीं थी बाबा जान। मैं इस बात को जानती हूँ कि आपने दूसरी शादी कर रखी है, आज से नहीं पूरे 25 साल से। इसकी बात सुनते ही आवंदी खान का चेहरा जर्द पड़ गया। हकीकत जानकर ताज्जुब हुआ ना बाबा जान। आपको मालूम है कि मेरी माँ भी जानती थी कि उनका हक रोज़ आप किसी और औरत को देते हैं। आप अपनी औलाद से उससे लाताल्लुक़ है कि आपके पास तो पहले से ही औलाद मौजूद थी। आपको आपका बेटा और बेटी मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि आपका एक जवान बेटा और एक जवान बेटी है। जाए उन्हीं इस घर में ले आइए। अब ना ज़माना रोकने वाला है और ना कोई रस्म। बंद करो अपनी बकवास। अगर मैंने शादी कर रखी है तो मुझे पूरा हक बनता है। वैसे तुम मेरी औलाद हो, वैसे ही वो भी मेरी औलाद है। पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि वो मेरी औलाद है, छुपा कर नहीं रखा हुआ मैंने। हाँ हाँ जानती हूँ, सबको ही पता था, बस हमें ही नहीं बताया गया था। खैर मैदान, मैं बातें करना नहीं चाहती। आपको ये बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ। आपके इस घर से कुछ नहीं लेकर जा रही, सिर्फ अपनी माँ की, बहन की चंद तस्वीरें लेकर जा रही हूँ। और हाँ, मेरी बहन जिसके लिए आप इतना बोल रहे हैं, मेरी जगह उसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर से कर दीजिएगा।
उम्मीद है उसकी माँ बहुत खुश होगी। शादीशुदा और बच्चों वाली मर्द पर कब्जा करके तो वो बहुत खुश रहे। अब अपनी बेटी को भी किसी शादीशुदा आदमी से ब्याहते हुए भी उन्हें कोई मसला नहीं होगा। और मैं ये बात जान चुकी हूँ बाबा जान कि आपका इंतखाब करदा शख्स शादीशुदा है। अब अपनी लाडली बेटी की शादी उसे कर दीजिएगा। मेरा अब घर से कोई ताल्लुक नहीं। हंसा ये कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि आफंदी खान बेइंतहा हैरान थे कि उनकी ज़िंदगी के इतने अहम राज उनकी बेटी कैसे जान गई। उनकी शादी उनके वालिद ने ज़बरदस्ती अपनी भांजी से करवा दी थी। ये उनसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते थे। अपनी एक यूनिवर्सिटी फ़ेलो से उन्होंने शादी कर रखी थी। वो अपनी बीवी से बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करते थे। इन सब का असर उनकी दोनों बेटियों पर हुआ। उनकी दूसरी बीवी हमेशा उनकी पहली बीवी के पास जाने नहीं देती थी। महीनों तक घर से गायब रहते। उनकी पहली बीवी को इस बात का इल्म हो गया कि वो शादी कर चुके हैं, मगर ख़ानदान की बिना पर वो बहुत मजबूर थी। अंसा और उसकी बहन को इस बात का इल्म था, मगर बाप के सामने कभी उनकी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उनकी वालिदा की वफ़ात हो गई और इंसा की बहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली, क्योंकि वो अपने बाप की पसंद की शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी वफ़ात के बाद अंसा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। वो इस बात को जानती थी कि अगर उसकी शादी अपने बाप की पसंद के आदमी से हो भी जाती है तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो शख्स भी पहले से शादीशुदा है। उसने छुप कर एक शादी कर रखी है। उसके बाप को इस बात का इल्म था, मगर वो एक भ्रम रखे हुए थे। इंसा ये बात जानती थी कि उनकी हाई सोसाइटी में ये बात बहुत आम है कि लड़के छुप कर बहुत सी शादियां कर लेते थे। खानदान की जो लड़की शादी हो जो लड़की से शादी होकर आती थी, सिर्फ वही खानदानी बीवी कहलाती थी। बाहर से जितनी भी लड़कियां होती थी उनको छुपा कर ही रखा जाता था, और अगर कभी वो मंजर आम पर भी आ जाती तो खानदानी बीवी का इतना भी हक नहीं था कि वो ज़बान खोल देती। कभी बच्चों की बिना पर उसे मजबूर किया जाता, तो कभी खानदान की वजह से। इंसा ऐसी ज़िंदगी हरगिज़ नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आज ही इंतहाई कदम उठा लिया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।